हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार के अंदर। जैसा कि आप सभी लगातार यहाँ पे इस चैनल पे मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हो, तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हमारे +2 क्लास का डिटरमिनेंट का जो चैप्टर चला हुआ है उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा एक बार पिछली क्लास को हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। पिछली क्लास के अंदर जो आपकी क्लासेस हुई है, 3 क्लास हुई हैं, उन क्लासेस में हमने डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ा। डिटरमिनेंट क्या कुछ है, उसको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं। डिटरमिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हमने एक्सपेंशन सीखा, माइनर को फैक्टर सीखे, फिर हमने उनके बेस कुछ क्वेश्चंस लिए, वो क्वेश्चंस भी ट्राई किए। आज हम अगली एक्सरसाइज के लिए कुछ बेसिक्स, कुछ प्रॉपर्टी हैं, उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपके पास ये कहता है कि भाई अगर मान लिया जाए कि आपके पास कोई भी एक डिटरमिनेंट की किसी भी एक रो को या एक कॉलम को, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को, एक रो या एक कॉलम को जब आप इंटरचेंज करोगे ना, किसी भी एक रो को या एक कॉलम को इंटरचेंज करोगे। अब रो और कॉलम को इंटरचेंज का मतलब रो रो में चेंज होगी, कॉलम कॉलम में चेंज होगा। जैसे कि मान लिया जाए आपके पास एक डिटरमिनेंट है ABCDEFGHI, ये एक डिटरमिनेंट आपके पास। इस डिटरमिनेंट की किसी भी एक रो को हमने उठा करके किसी दूसरी रो से रिप्लेस करवा दिया। मींस ये पहली रो और तीसरी रो को हमने इंटरचेंज कर दिया। इसका मतलब डिटरमिनेंट ए जो है ये आ गया GHIDEFABC, ये डिटरमिनेंट आ गया। तो कहता है कि जब आपने किसी भी एक रो को या एक कॉलम को जब इंटरचेंज करोगे ना, तो हम मान लेते हैं भाई इसका डिटरमिनेंट जो भी था उसकी वैल्यू आई थी अल्फा। उसकी वैल्यू कितनी आई थी? अल्फा। अगर हमने इसको एक्सपेंड करेंगे ना तो इसकी वैल्यू कितनी आई? अल्फा। अगर मान लिया जाए अब आपने इसमें एक इंटरचेंज कर दिया, तब आपके पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी भाई? माइनस अल्फा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस अल्फा। मींस वैल्यू आपकी वही रहेगी, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत? एक बार चेंज करोगे तो एक बार चेंज होगा, 2 बार चेंज करोगे तो 2 बार चेंज होगा। मींस जितनी भी बार करते जाओगे ना उतनी बार उसका साइन जो है वो चेंज होता जाएगा। इसका मतलब अगर हम एक बात करें, अगर कोई वैल्यू डिटरमिनेंट ए है, उसकी कुछ भी वैल्यू है, उसकी अगर आपके पास कोई भी एक वैल्यू है, अगर इसकी जो भी वैल्यू है हमें नहीं पता, अगर हम इसमें कुछ चेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, कितना इंटरचेंज करेंगे, तो इस केस में इसकी जो वैल्यू -1 की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ए के बराबर हो जाएगी। -1 की पावर n इंटू में डिटरमिनेंट ए के बराबर हो जाएगी। मींस इसकी वैल्यू रहेगी डिटरमिनेंट ए के बराबर। अगर इसमें कितने आप इंटरचेंज करोगे तो n का मतलब यहाँ पे है नंबर ऑफ इंटरचेंज। कितने इंटरचेंज किया आपने? एक इंटरचेंज किया तो एक बार एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? माइनस डिटरमिनेंट ए के। अगर इसमें 2 इंटरचेंज कर दिए तो -1 की पावर 2 हो जाएगी, तब ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? डिटरमिनेंट ए के। इसी तरह से क्या करता जाएगा आपका? चलता जाएगा, और इसकी वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसकी वैल्यू का पता तो आप उसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। अगर इसका आंसर क्या आएगा? कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई, अगर ये डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू ये है तो उसमें थोड़ा सा चेंज कर देता है, अगर उसके अंदर किसी एक रो को एक कॉलम को इंटरचेंज कर देता है, और आप लोग घबरा जाते हो, दोबारा उसको सॉल्यूशन निकालने बैठते हो। निकालने तो निकाल रहे हो, लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकालना आपको। वहां पे प्रॉपर्टी को यूज करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है ये आपके पास फर्स्ट, सेकंड जो है, अगर किसी भी रो डिटरमिनेंट के अंदर आप रो को कॉलम में बदल दोगे, सभी रोज को और सभी कॉलम को, अगर रोज को क्या बना दिया जाए? कॉलम, और कॉलम्स को क्या बना दिया जाए? रो। मींस रो और कॉलम, अब की बार रो से कॉलम इंटरचेंज होगी। मींस अगर यही डिटरमिनेंट अगर आपके पास है, इसकी जितनी भी रो है ना, इनको हमने क्या बना दिया? अब की बार कॉलम बना दिया भाई, DEFGHI, ये डिटरमिनेंट होगा। तो कहता है कि भाई इस दौरान आपका जो डिटरमिनेंट जो है उसकी वैल्यू के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर इसकी वैल्यू अल्फा थी तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी आपके पास? अल्फा ही आएगी, अल्फा के अलावा चेंज नहीं आएगा। क्योंकि अगर हमने हमारे पास जो रो थी ना, उन सभी रोज को बदल कर क्या बना दिया बेटा? डिटरमिनेंट बना दिया कॉलम में। ये रो थी, रो से क्या बना दिया? यहाँ पे कॉलम बना दिया, तो इसके वैल्यू के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत? तो यहां से भी एक रिजल्ट आया आपके पास। अगर इस प्रॉपर्टी को अगर आपको ध्यान हो ना, तो ये प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी थी?
कि अगर हम इन रोज को कॉलम में बदल देंगे, तो जब रोज को कॉलम में बदलते थे तो ट्रांसपोज था मैट्रिक्स का, क्या था, मैट्रिक्स का। तो इसका मतलब हमेशा किसी भी मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट निकालो या फिर उसके ट्रांसपोज का डेटरमिनेंट निकालो, ऑलवेज भी आपकी वैल्यू क्या रहेगी बेटा, बराबर रहेगी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी भाई आपकी, वो कहता है कि इफ एनी टू रो या फिर कॉलम, एनी टू रो या फिर कॉलम, कोई जरूरी नहीं रो ही होना चाहिए, वो दो कॉलम भी हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि एक रो एक कॉलम ना, या तो दोनों रो होने चाहिए या दोनों क्या होने चाहिए, कॉलम। एनी टू रो या कॉलम आर आइडेंटिकल मींस सेम, देन डेटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अभी अगर कोई भी आपके पास एक डेटरमिनेंट है, उस डेटरमिनेंट के अंदर अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर एक जैसे हो जाएं, तो वहां पे आपको डेटरमिनेंट को एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा लिख लो भाई ये डेटरमिनेंट है, इसके अंदर ये दो रो या दो कॉलम आपके सेम है, उसके डेटरमिनेंट की वैल्यू सीधी क्या हो जाएगी आपके पास, 0 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एक डेटरमिनेंट है आपके पास ए बी सी डी ई एफ ए बी सी, इस डेटरमिनेंट को जब आप एक्सपेंड करोगे तो इसके अंदर आपके पास ये पहली रो और तीसरी रो दोनों क्या है, सेम। अगर पहली और तीसरी दोनों रो सेम है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, कोई दिक्कत। उसके बाद कहता है कि भाई अगर मान लिया जाए आप किसी भी डेटरमिनेंट के अंदर, किसी भी डेटरमिनेंट के अंदर अगर प्रत्येक किसी भी एक रो के अंदर प्रत्येक एलिमेंट को, किसी भी डेटरमिनेंट के अंदर एक रो में या एक कॉलम में जितने भी एलिमेंट है ना, उन सभी एलिमेंट्स को अगर किसी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करोगे तो उस डेटरमिनेंट की रिजल्टेंट वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पहले जो वैल्यू थी ना वो उसका उतना ही टाइम्स हो जाएगी। कैसे मैं कहता हूं कि अगर डेटरमिनेंट ए आपके पास, ये वैल्यू आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये डेटरमिनेंट है। अगर ये डेटरमिनेंट है तो हम कहते हैं कि इस डेटरमिनेंट की अगर मान लेते किसी रो को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अगर किसी रो को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, अगर इस रो को हमने के से मल्टीप्लाई किया ना, मींस डेटरमिनेंट ए जो था ये आपके पास, इसके हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया, के ए के बी और के सी, तो डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। जब एक नया डेटरमिनेंट आएगा आपके पास बी, तो कहता है कि भाई ये जो डेटरमिनेंट था इसमें हमने पहली रो को के से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो किसी भी एक रो के या एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स को हमें मल्टीप्लाई करवाना है। अगर किसी भी एक रो के या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट्स को किसी से मल्टीप्लाई करवाओगे ना, तो उसकी रिजल्टेंट वैल्यू पहले जो डेटरमिनेंट था ना उसका उतना ही टाइम्स हो जाएगा जितने से आपने मल्टीप्लाई की। तो यहाँ पे आपने किससे मल्टीप्लाई की है भाई, के से मल्टीप्लाई की है ना, तो के से मल्टीप्लाई की है तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये डेटरमिनेंट जो भी था ये के टाइम्स हो जाएगा, और पहले किसके बराबर था, डेटरमिनेंट ए के, तो डेटरमिनेंट ऑफ बी जो किसके बराबर हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ डेटरमिनेंट ए हो जाएगा। भाई कोई दिक्कत, कर दोगे। अब यहाँ से भाई आपके पास एक रिजल्ट आएगा कि मान लिया जाए आपने ये जो डेटरमिनेंट है इसमें हमने एक रो से मल्टीप्लाई की है ना, तो ये के टाइम्स होगा। अगर इसको हमने दूसरी रो से भी कर देंगे तो एक बार के टाइम्स और होगा। भाई एक बार जब हमने एक रो को मल्टीप्लाई किया है, मान लीजिए हम दूसरी को और कर देंगे तो एक तो के इसका टाइम, एक इस टाइम नाम का, तो कितना हो जाएगा, ये के स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह अगर सभी को कर दिया तो कितना हो जाएगा, के की क्यूब हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे आपके पास एक रिजल्ट हो गया कि आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर ये मैट्रिक्स है, इसका डेटरमिनेंट हमने निकाल लिया, जो भी आएगा हमें नहीं पता, जो भी आएगा आ जाएगा, मींस अल्फा मान लिया, ठीक है। तब कहते हैं कि अगर हम इस मैट्रिक्स के, जो ये मैट्रिक्स थी आपकी ए, अगर इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से जब मल्टीप्लाई कर देंगे ना, प्रत्येक एलिमेंट को, और फिर अगर हम उसका डेटरमिनेंट निकालेंगे ना, तब आपके पास क्या आएगा, अगर मान लिया जाए हमने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, के से मल्टीप्लाई कर दिया, सभी रो को, सॉरी सभी एलिमेंट्स को अगर हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स को, तो उस केस में हमारे पास अब ये वैल्यू बनेगी। अब इसका जब डेटरमिनेंट निकालोगे ना, तो इसके अंदर बेटा ये प्रॉपर्टी लगाओ। अब ये मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स के अंदर हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, तो मैट्रिक्स के अंदर तो सभी रो जो एंट्री है आपकी, उन सभी एंट्री से आपकी मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे सभी एंट्री से होगी। इसका मतलब ये मानने का अगर वो 3x3 की मैट्रिक्स है, तो एक इस रो में हो गई, इसमें हो गई, इसमें तीनों रो में होगी ना, तो पहली रो के नाम का क्या आएगा,
फिर दूसरे के नाम का भी क्या आएगा, फिर तीसरे के नाम का भी क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। इनटू में क्या वैल्यू बचेगी भाई, डिटरमिनेंट ए, मींस वो किसके बराबर आ गया, के की 3 इनटू में डिटरमिनेंट ए के बराबर आ गया। अगर ये कितने ऑर्डर की थी, 3 ऑर्डर की थी। अगर यही मैट्रिक्स आपकी कितने ऑर्डर की हो जाए, nth ऑर्डर की हो जाए, कितने ऑर्डर की हो जाए भाई आपकी, nth ऑर्डर की अगर ये मैट्रिक्स हो जाए तो आपके पास nth ऑर्डर का क्या रिजल्ट बनेगा, ये अगर भाई आपके पास के ए जो डिटरमिनेंट है किसके बराबर होगा, के की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहां से बेटा एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम्स में आता है और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में भी लगभग ये क्वेश्चन मिल जाता है, और यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है आपको। ये आपको ध्यान करना है कि k इंटू ए जो डिटरमिनेंट जब निकालोगे तो जो भी स्केलर आपने मल्टीप्लाई किया था उसकी पावर n और इंटू में क्या बनेगा आपका डिटरमिनेंट ए। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर भाई कोई भी एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की, कोई भी एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की, जिसका डिटरमिनेंट जो है वो आपके पास 5 है, जिसका डिटरमिनेंट क्या आपके पास 5 है, तो कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट ए, मींस 2a का डिटरमिनेंट आपको निकालना है। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि हमें तो मैट्रिक्स ही ना दिया, हम 2a का डिटरमिनेंट कहां से निकालेंगे भाई, कहां से निकालने का मतलब नहीं, आपको मैट्रिक्स की जरूरत ही नहीं, जहां पे आप डिटरमिनेंट निकालोगे। ये जो रिजल्ट है ना, इस रिजल्ट को लगाओ, इस रिजल्ट में आपको क्या चाहिए, ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चाहिए, के वैल्यू चाहिए और एन चाहिए। एन यहाँ पे क्या है बेटा आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। अभी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था, तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स रही 3/3 की, इसका मतलब ऑर्डर मिल गया, डिटरमिनेंट मिल गया, और ये के की वैल्यू 2 रही। आगे आंसर क्या, 2 की पावर n, n को मैं यहाँ पे 3 इंटू में डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी है भाई 5, तो ये 2 की पावर 3 8 इंटू 5 वैल्यू कितनी आ गई भाई आपके पास 40 आ गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, इस रिजल्ट को अपने माइंड में आपको क्या रखना है, सेट करके रखना है। अगली जो प्रॉपर्टी भाई वो कहता है कि अगर किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम के अंदर अगर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना प्रोपोर्शनल होंगे, प्रोपोर्शनल मतलब कि एक दूसरे के मल्टीपल या डिवाइड में कुछ टर्म हो, वो सेम टर्म अगर होगी एक रो दूसरी रो के किसी मल्टीपल में लिखी जाएगी, तब कहता है कि तब भी वहां पे डिटरमिनेंट की जो वैल्यू ना आपकी क्या आएगी, 0 आ जाएगी। कैसे, मान लिया जाए कि एक आपके पास डिटरमिनेंट है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब ये थर्ड रो जो है ना आपकी, ये हमने कर दिया भाई के डी के ई के एफ, ये डिटरमिनेंट है, तो ये इसका प्रोपोर्शनल हो गया क्योंकि ये इसका मल्टीपल ही तो के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसको हमने किसी से मल्टीपल करवा दिया। अब तब जाकर के अगर ये वैल्यू है तब भी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। कैसे, क्योंकि यहां से जो के है ये तो आपका क्या हो जाएगा बाहर, जब के जैसे ही बाहर होगा तो ये वैल्यू बचेगी ए बी सी डी ई एफ और डी ई एफ, ये दोनों की दोनों रो आपकी क्या होगी एक जैसी होगी, तो के इंटू में 0 मींस दोनों रो एक जैसी, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली थी इसलिए इसकी वैल्यू 0, तो के इंटू 0 वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0 आ गई, कोई दिक्कत। उसके बाद कहता है कि अगर मान लिया जाए किसी भी एक डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में अगर दो एलिमेंट्स का आपके पास सम है, अगर दो एलिमेंट्स का क्या है सम, तो वहां पे अगर आपको जरूरत पड़ेगी ना, अगर वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी तो उस दौरान आप उनको दो डिटरमिनेंट में लिख सकते हो, अलग अलग डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हो। जैसे कि मान लिया जाए अगर भाई एक डिटरमिनेंट था आपके पास a प्लस के डी a प्लस डी b प्लस सी और e प्लस एफ g h i j k और l, ये आपके पास डिटरमिनेंट है। इसके पहले कॉलम में आ गया, जरूरी नहीं पहले कॉलम में, दूसरे में भी आ सकता है, तीसरे में भी आ सकता है, किसी भी एक रो में भी आ सकता है। अगर किसी एक रो में आएगा तो भी वही बात है, जैसे भी होगा। अब इसमें ये दो कॉलम है ना, कॉलम में आए, जब हम इस डिटरमिनेंट की अगर हमें जरूरत पड़ेगी ना तो हम इसके दो टुकड़े मींस दो पार्ट कर सकते हैं, दो डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हैं। जब दो डिटरमिनेंट में जब तोड़ेंगे ना तो ये चीज कॉलम में थी, तो इसके जो बाकी के जो दो कॉलम है दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। फर्स्ट कॉलम दोनों डिटरमिनेंट में क्या आएगा, अलग आएगा। कैसे देखना एक बार भाई, ये आ जाएगा ए बी ई, तो ये आ जाएगा जी एच आई जे के और एल, ये डिटरमिनेंट प्लस में। अब ये एलिमेंट बचे हुए थे डी सी एफ और इधर से ये जी एच आई और जे के और एल, ये डिटरमिनेंट आ गया। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, अगर जरूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगली जो प्रॉपर्टी भाई आपके पास ये कहता है कि अगर कोई भी आपके पास एक डिटरमिनेंट है
मान लिया जाए ABCDEFGHI, ये आपके पास कोई भी एक डेटरमिनेंट है। तो कहता है कि अगर इसमें किसी भी एक रो के या एक कॉलम के, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को किसी स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके और किसी दूसरे रो में या कॉलम में ऐड कर दोगे। अगर आपने रो में मल्टीप्लाई की तो रो में ऐड करना पड़ेगा, और अगर कॉलम में मल्टीप्लाई की है तो कॉलम में ऐड करना पड़ेगा। तो जिसमें भी आपने रो या कॉलम में मल्टीप्लाई किसी स्केलर मल्टीपल से और उसको किसी दूसरे रो या कॉलम में ऐड कर दिया तो उस डेटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे? अगर डेल जो है, कहते हैं कि डेल डैश की जो वैल्यू है a प्लस के इंटू बी, डी प्लस के इंटू ई और जी प्लस के इंटू एच, मीन्स जो सेकंड जो कॉलम था आपका, इस सेकंड कॉलम से हमने स्केलर के से मल्टीप्लाई करवा दी और इसको फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दिया। बाकी जो सारी चीज वो एज इट इज है बी ई एच और सी एफ आई। तो कहता है कि इस डेटरमिनेंट की जो वैल्यू है ना वो किसके बराबर आएगी भाई? डेल के बराबर रहेगी। ये बात है। अगर किसी भी रो या कॉलम के अंदर एक आप स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई करवा के किसी दूसरी, अगर रो में की तो रो में ऐड कर दो, कॉलम में की तो कॉलम में ऐड कर दोगे, तो उस दौरान डेटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? अगर भाई सीधी सी बात है, जब आप इसको अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर हमें जरूरत हो तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अलग अलग जैसे लिखोगे ना तो ये डेटरमिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा भाई? ए डी जी और बी ई एच और सी एफ और आई आ जाएगा। प्लस में सेकंड जब करोगे तो ये आ जाएगा के बी के ई के एच, ये बी ये ई ये एच ये सी एफ और ये आपके पास क्या आ गया भाई? आई। इसमें से जैसे हम के को कॉमन करेंगे ना, ये जो वैल्यू आपके पास बची है इसमें जैसे हम के को जब कॉमन करेंगे तो ये जो वैल्यू है ना आपकी, ये जो आपकी वैल्यू है, देखो दोनों कॉलम आपके क्या होंगे? सेम होंगे। तो वैल्यू क्या बन जाएगी? इस पूरे की वैल्यू क्या बन जाएगी भाई? 0 के बराबर। तो डेटरमिनेंट तो यही बचेगा, ये किसके बराबर है? डेल के बराबर। तो इसका मतलब किसके बराबर होगा? आपका डेल के बराबर इसकी वैल्यू होगी भाई। ठीक है। उसके बाद जो है, अगर मान लिया जाए आपके पास दो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स और सेम ऑर्डर की है, दो मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर की हैं, उस दौरान कहता है कि अगर आप उनकी प्रोडक्ट करोगे ना, अगर उनकी क्या करोगे? प्रोडक्ट जब करोगे तो प्रोडक्ट के केस में उनका डेटरमिनेंट आपके पास क्या हो जाता है भाई? अलग अलग हो जाता है। ये आपके पास एक प्रॉपर्टी, ये रिजल्ट आएगा आपका। उस केस में आपको इसको यूज करना है भाई। कोई दिक्कत? कर दोगे इतना काम। उसके बाद देखो भाई, अगली जो प्रॉपर्टी आपके पास, जब हम इसकी एक्सरसाइज सेकंड जब स्टार्ट करेंगे तो हमें एक्सपेंशन करना है। उसके अंदर हमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन मींस हम कभी एक रो को दूसरे रो में ऐड करेंगे, कभी रो को इंटरचेंज करेंगे, कभी एक रो को या एक कॉलम को आप मल्टीप्लाई करोगे फिर उसमें दूसरे रो या कॉलम में ऐड करोगे। तो उनके लिए आपको कुछ स्पेशल नोटेशंस वो आपको ध्यान रखनी है और ध्यान से उनको देखना भाई। तो सबसे पहले इंटरचेंज के लिए, अगर मान लिया जाए आप किसी भी रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करोगे ना तो उस केस में देखो आर जो हो तो रो की नोटेशन होती है और सी है वो कॉलम की नोटेशन। तो आर आई और इधर आपका सी जे। तो कहता है कि भाई जब आप किन्हीं भी दो रो को, अब एक रो और कॉलम को तो इंटरचेंज कर नहीं सकते, रो को रो में चेंज करोगे। तो कहता है कि अगर आप इंटरचेंज कर रहे रो को तो आर आई से ये सिंबल लगेगा आपका आर जे। इसका मतलब क्या होगा कि इंटरचेंज का सिंबल है कि आर आई की जगह पे आर जे आ गया और आर जे की जगह पे क्या आ गया? आर आई। सेम इधर भी आपके पास ये सी आई और ये सी जे, एज इट इज वही काम चलेगा। दूसरा, अगर मान लिया जाए आपको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने किसी रो को और फिर आपको उसमें नई डेटरमिनेंट में लिखना है आपको, तो मान लिया जाए आपने आर आर आई तो जो रो थी ना उसके अंदर आपने ऑपरेशन लगाया। क्या ऑपरेशन लगाया भाई? आपने जो आर जेथ जो रो थी आपके पास, उस जेथ रो के अंदर हमने उसको के से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो आईएथ रो के अंदर ऑपरेशन लगाया और क्या ऑपरेशन लगा है कि जेथ रो को हमने के से मल्टीप्लाई करवा दिया और जब केथ रो से जो मल्टीप्लाई करवा दिया ना तो उसके अंदर हमने उसको आर आई में ऐड कर दिया। तो ये वैल्यू आपके पास एक सिंपल नोटेशन आ गई के आर जे। ठीक है। यही सेम काम आपके लिए किसके अंदर है? कॉलम के अंदर भी यही काम है। तो दोनों के केस में आपकी सेम बात चलेगी, इसमें कोई दिक्कत। उसके बाद अगर मान लीजिए कॉलम की भी आपके पास ये सेम प्रॉपर्टी मींस अगर आपके पास सी आई की जो वैल्यू हो किसके बराबर हो जाएगी? सी आई प्लस सी इंटू सी जे, के इंटू सी जे के बराबर हो जाएगी भाई। देखिए भाई, अब जो हम प्रॉपर्टी बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आज का जो पहला इसका क्वेश्चन है ये आपके पास एक डेटरमिनेंट है। इसके अंदर कहता है कि भाई आपको विदाउट एक्सपेंडिंग, आपको एक्सपेंशन नहीं करना है इसके अंदर, बिना एक्सपेंड करे
इस डेटरमिनेंट की वैल्यू बताएंगे और वो वैल्यू क्या बताएंगे आपको, विदाउट एक्सपेंडिंग सो दैट द डेटरमिनेंट इज वेनिशेस। डेटरमिनेंट जो वेनिशेस, वेनिशेस का मतलब होता है भाई जीरो। अब इस डेटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या आएगी आपके पास, जीरो आएगी। तो भाई जब हम इसको डेटरमिनेंट को बिना एक्सपेंड करे जीरो बना रहे हैं तो सीधी सी बात है हमें इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगानी है। एक प्रॉपर्टी भाई हमने ध्यान नहीं रहा उसको छोड़ दिया। अच्छा, अगर आप किसी भी डेटरमिनेंट के अंदर हम एक रो में या एक कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जब हम किसी भी रो या कॉलम में जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे ना तो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि किस रो में या किस कॉलम में हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा रहे हैं, और उसका रिवर्स ऑपरेशन हमें बाहर भी करना पड़ेगा भाई। अगर आपने अंदर किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो बाहर उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर आपने अंदर किसी टर्म से डिवाइड किया तो बाहर उसी से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो भाई देखना एक बार, ये जो वैल्यू है इसकी डेटरमिनेंट की वैल्यू कहता है कि हमें इसके अंदर क्या करना है भाई, इसको जीरो बनाना है। तो जीरो बनाने के लिए देखो हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाएंगे तो भी जीरो बन जाती है, सारी एंट्री जीरो हो जाए तो भी जीरो बन जाती है। भाई सारी एंट्री तो इसके अंदर जीरो बन ले रही है, एक भी जीरो नहीं है, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं इसके अंदर दो रो या दो कॉलम आपकी क्या होंगी, सेम। तो कैसे होंगे एक बार देखना भाई, इधर से जब आप आओगे इनमें से कोई कॉमन नहीं, इनमें से कोई कॉमन नहीं, ना इनमें से कुछ कॉमन, इस कॉलम को पकड़ो, इसमें से कुछ दिखाई दे रहा है आपको, ये 37 है, ये 37 का मल्टीपल, ये भी 37 का मल्टीपल है। तो इस पहले कॉलम में हमने क्या कर लिया, 37 कॉमन कर लिया। तो टेकिंग कॉमन 37, टेकिंग कॉमन 37 फ्रॉम C1, C1 से जैसे हमने 37 हमने बाहर कॉमन किया तो क्या आ गया भाई 1/37। जब आप 37 जब कॉमन करोगे तो इसके बाद से वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये वैल्यू आ जाएगी 4, और ये कितनी हो जाएगी भाई 3, और ये हो जाएगी 1। ये 4, ये 3 और ये 1, ये 23, ये 17 और ये 101। पहले कॉलम में हमने क्या कर लिया 37 बाहर कर लिया। 37 जब हमने बाहर कर लिया तो हमारे पास ये वैल्यू बची। अब ये वैल्यू जब बची तो ये दोनों कॉलम देखना भाई दोनों सेम है, दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। पीछे रीजन क्या लिखोगे भाई, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी 0। अगला क्वेश्चन आपका भाई, अब इसको विदाउट एक्सपेंडिंग आपको इसकी वैल्यू 0 दिखानी है। 0 दिखाओगे तो भाई साफ साफ दिख रहा है आपको, ये 6x 9x और ये 12x, 6x 9x और ये 12x जो है ये आपके पास आपकी वैल्यू देगा कि 6x 9x और 12x में से आपके पास 3x कॉमन आ सकता है। इसमें से जब आपने 3x कॉमन लोगे तो 3x हमने बाहर ले लिया भाई R3 में से, तो ये 2 3 ये 4 ये 5 6 8, यहाँ से 3x कॉमन ले लिया तो ये बच गया 2, ये 3 और ये बच गया 4। ये दोनों रो आपकी क्या होगी, एक जैसी होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। पीछे रीजन लिख देंगे भाई R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। अगला क्वेश्चन है भाई ये, इसके अंदर भी आपको डेटरमिनेंट की वैल्यू 0 दिखानी है। अब की बार कुछ ऐसी वैल्यू आ गई यहाँ पे तो कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा जिससे हम सेम बना सके, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा 1 मिनट में ही। यहाँ पे देखना एक बार भाई, ये x और ये y, नीचे क्या है z, यहाँ पे y z और ये नीचे क्या है x, यहाँ पे z x और नीचे क्या है y। मीन्स पहली रो के अंदर दो टर्म है y z x y और z x, लेकिन तीनों दोनों के अंदर जो दो टर्म यहाँ तीसरी यहाँ पे जो दो उसके अलावा तीसरी यहाँ पे, अगर हम इन दोनों रो को ऐड कर दें तो तीनों टर्म सेम नहीं हो जाएंगी। यहाँ पर भी एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड और यहाँ पर भी आपके पास एक्स वाई जेड, तो तीनों टर्म अगर सेम होगी तो वो चीज वहां से कॉमन आ जाएगी। तो भाई करो इसके अंदर ऑपरेट करो, क्या ऑपरेट करोगे भाई यहाँ पे, हमने R1 के अंदर ऑपरेशन लगाना है। क्या ऑपरेशन लगाया हमने, आखिर R1 और R2 दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को जब ऑपरेट किया तो R1 प्लस R2 मीन्स R1 को R2 में ऐड करके R1 में जोड़ के लिख दो भाई। तो लिखो भाई ये क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये भी x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। ये नीचे बच गया आपका जेड एक्स, ये y और ये -3, ये भी -3 और ये भी -3। अब देखो भाई R1 में ऑपरेशन लगाया था ना, तो R1 को चेंज किया, बाकी दोनों रो आपकी सेम है। अब यहां से आपको क्या करना है कि भाई जब इनको जब सोल्व करोगे तो यहाँ पे तीनों टर्म सेम है ना आपकी, इसको कॉमन कर लें, यहाँ पर -3 इसको भी कॉमन कर लें। तो टेकिंग कॉमन
x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1 एंड -3 फ्रॉम R3। अब भाई -3 तो हमने R3 में से निकाल लिया और x y z किस में से निकाल लिया, पहली रो में से। तो x प्लस वाई प्लस जेड तो बाहर चला गया और -3 भी बाहर गया, यहाँ से बच गया 1 1 1, ये बच गया z x और ये y, ये भी 1 1 और 1, और ये वैल्यू आपकी क्या होगी 0, क्योंकि ये R1 और ये R3 दोनों क्या होगी आपकी सेम, पीछे आपका रिजल्ट लिख देंगे। देखिए भाई ये क्वेश्चन आपके पास, इसको भी आपको विदाउट एक्सपेंडिंग सोल्व करना है भाई, इसकी वैल्यू 0 बतानी है। तो भाई ध्यान से अगर देखोगे ना तो इसके अंदर आपको कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमने ना एक मैट्रिक्स बताई थी, अगर ध्यान हो तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है ये, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था कि भाई उसका केस में आपका जो ट्रांसपोज जो है वो -a के बराबर था भाई, उसका ट्रांसपोज किसके बराबर था, -a के बराबर। तो भाई कोई भी जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना ऑड ऑर्डर की, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की जब होती है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज है वो तो हमेशा 0 मिलती है भाई, तो ये तो 0 है। दूसरा देखना इधर से ये b माइनस है, ये माइनस b, सिर्फ दोनों में माइनस का फर्क है, इधर से माइनस कॉमन लेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये आपकी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और जिसका ऑर्डर ओड हो, ओड ऑर्डर का मतलब जो 1 ऑर्डर की हो, 3 ऑर्डर की हो, 5 ऑर्डर की, 7 9 11 13 इस टाइप से होगी, तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा 0। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना, सीधा आपको क्या लिखना है 0, और पीछे रिजल्ट लिख देंगे। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑफ ऑड ऑर्डर, जिसका ऑर्डर क्या आपके पास ऑड ऑर्डर है, तो इसलिए इसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा 0 होगा भाई। तो ये चीज आपको भाई घर पे ट्राई करके देखनी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर 0, सॉरी ऑड ऑर्डर की जो वैल्यू है उसका डिटरमिनेंट क्या होता है भाई 0 होता है, ये आपको चेक करके देखना है। तो इसका आंसर आपका क्या आ गया 0। अगला जो क्वेश्चन है भाई ये कहता है कि ये आपके पास डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू आपको शो करनी कि ये 0 के बराबर होगा, मींस इसका एक्सपेंशन भी आपको किसके बराबर दिखाना है 0 के बराबर। लेकिन यहाँ पे विदाउट एक्सपेंडेंट की कोई कंडीशन नहीं है, साथ में यहाँ पे ए बी और सी भी दिया गया है। तो कहता है कि इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ये 3 टर्म आपकी किसके अंदर है एपी के अंदर अगर है, तो भाई आपको ये डिटरमिनेंट जो है 0 के बराबर शो करना है। तो देखो बेटा इन क्वेश्चंस के अंदर डिटरमिनेंट की जब सॉल्यूशन जब करोगे ना, एक्सपेंशन जब करवाओगे, तो डायरेक्ट एक्सपेंड करके भी आप सोल्व कर सकते, लेकिन उसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। तो कैलकुलेशन हमें छोटी करनी है, उसके लिए हम इसके अंदर कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे ताकि इसकी कैलकुलेशन कम कर सके। एलिमेंट्री ऑपरेशंस अगर आपने स्टार्टिंग के 1 2 सही लगा दिए ना तो आप जल्दी से उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अगर स्टार्टिंग में कहीं उलझ के बैठ गए तो बेटा बहुत दिक्कत आएगी आपको। अब ये कैसे पता चलेगा कि आप उसमें क्या लगाओगे, तो बेटा लगभग हर क्वेश्चन में ना, लगभग हर क्वेश्चन में हिंट मिल जाता है। कोई एक आध क्वेश्चन होता है जिसमें आपको हिंट नहीं मिलता, बाकी लगभग मिल जाता है। इस क्वेश्चन में आपका क्या हिंट है, इसमें आपको देखो ए बी और सी है ना वो दिए गए भाई, ए बी और सी आपके क्या है एपी के अंदर है। अब अगर 3 टर्म जब आपके पास एपी के अंदर जब होती है ना, तो वहां पे आपके पास कंडीशन थी जो मिडिल जो टर्म थी वो किसके बराबर, उसका ट्वाइस था। मिडिल टर्म जो है वो किसके बराबर थी भाई, ए प्लस मींस पहली और तीसरी टर्म के सम के बराबर थी, मिडिल टर्म का ट्वाइस। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ए और सी, देखो ए इसमें है सी इसमें, दोनों को ऐड कर दें। दोनों को जैसे ऐड करेंगे हमारे पास 2 भी आ जाएगा, मींस कुछ तो हमें हिंट मिलेगा। तो भाई उसी को हम सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने इसकी उठाई है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या ऑपरेशन लगाया भाई, ऑपरेट R1। R1 में क्या ऑपरेशन लगा दिया, R1 प्लस R3। बाकी ए R1 में है और R3 में क्या है C, तो ए और C को क्या कर दिया ऐड। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गया आपके पास। अब देखो भाई इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये x और x कितना हो गया 2x, -3 -4, इधर करोगे तो ये आ जाएगा 2x -6, ये वैल्यू आ जाएगा x और x कितना हो जाएगा 2x। माइनस का a है माइनस का c है, माइनस का a और माइनस का क्या है c, दोनों में साथ माइनस है। माइनस को अगर हम बाहर कर लेंगे तो माइनस बाहर क्या बच जाएगा भाई आपके पास a प्लस सी बच जाएगा। तो माइनस ऑफ a प्लस, माइनस में a प्लस सी वैल्यू आ गई आपके पास, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद बाकी की 2 टर्म वो आपके पास सेम रहेंगी, 2x, x-2, x-3, x-b
और ये आपके पास x-1, x-2, x-c। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब a प्लस सी की जो वैल्यू थी ना वो किसके बराबर है भाई, 2b के बराबर, क्योंकि एपी के अंदर दे रखा है। तो जहां पे a प्लस सी उसकी जगह पे हम 2b रख दें। अब हम वहां पे 2b रखेंगे तो बेटा एक स्टेप हम सीधा काट रहे हैं। अगले स्टेप में हमने क्या किया कि यहाँ पे सीधा a प्लस सी की जगह पे क्या कर दिया, 2b रख दिया। क्या रख दिया बेटा, 2b रख दिया। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 ये 6, ये 2, ये 4, ये 2, सभी 2 के मल्टीपल है ना। 2 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 2 हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, कॉमन। अगर 2 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो भाई क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन 2, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1, फ्रॉम R1। R1 से जैसे हमने 2 कॉमन लिया तो ये 2 बाहर हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे क्या बच जाएगी, x-2, यहाँ पे वैल्यू बच जाएगी भाई x-3, यहाँ पे वैल्यू बच जाएगी भाई आपकी x-b, यहाँ पे वैल्यू बचेगी आपकी x-b वैल्यू बचेगी। ये 2 बाहर चले गया था x-2, ये 2 बाहर गया x-3, यहाँ से दोनों में से 2 बाहर गया तो x- में b बच गया। ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई, x-2, x-3, x-b, और ये वैल्यू आ गई आपके पास x-1, x-2, x-c, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को जब आप सोल्व करोगे तो ध्यान से देखना भाई, पहली रो और दूसरी रो दोनों क्या आपकी सेम है ना। पहली रो और दूसरी रो अगर आपकी दोनों सेम है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 0, क्योंकि पहली रो और दूसरी रो दोनों क्या होगी आपकी आइडेंटिकल। आइडेंटिकल होगी तो पीछे लिख देंगे भाई R1 एंड R2 आर सेम, R1 एंड R2 आर सेम। तो ये आपके पास क्या आया भाई, दोनों रो सेम थी, दोनों रो सेम थी, इसकी वैल्यू क्या बनेगी भाई आपकी 0 बनेगी। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो भाई कोई दिक्कत यहां तक? अब कोई दिक्कत नहीं तो बेटा आज की जो क्लास है वो यहीं पे फिनिश होती है। बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक आपको जो भी प्रॉपर्टी आपको बताई है उस प्रॉपर्टी के बेस जो भी क्वेश्चंस हमने आपको करवाए हैं उन क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करना है। और जो भी प्रॉपर्टी नहीं समझ में आए, जो क्वेश्चन समझ में ना आए, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम अगली क्लास में जाके आपको उस वीडियो को, उस क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड करवा सके। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।